ये मत कहिए कि बच्चा भटक गया है, ये बताइए आपने उसे सबसे पहले सही रास्ता बताया ही कब था? वही रास्ते दे दिए आपने जिन रास्तों पे आप चले थे। वो आपका मुंह देखता है, बोलता है उस रास्ते पे चलो तुम्हारे ऐसा बन जाऊंगा। आप कहते हो जी, तो कहता है ठीक है, कोई भी रास्ता चलेगा, एक ये तो नहीं चलेगा। और वो बच्चा आ जाएगा, वो पूरा समझ भी नहीं पा रहा, पर वो आके वहां आत्मज्ञान के पलकाक्ष में गंदे कलम छब त्याग दो। हंसने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं गाएगा तो वो आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू। सब मूर्खताएं, सब बीमारियां उसमें घर के अलावा और कहां से आ रही हैं बता दो? कहीं नहीं, घर से नहीं आ रही, टीवी से आ रही हैं। अच्छा, टीवी अपने आप उछल के आया था, दीवार पे टंग गया था? आपकी लड़की अगर बारबी को आदर्श बना रही है तो मुझे ये तो बताओ कि जोन ऑफ आर्क से आपने उसको मिलवाया कब? नमस्कार आचार्य जी। जी कहिए। प्रणाम। जी, मेरा प्रश्न आज के सत्र के ऊपर ही था जी कि आज जैसे आपने समझाया कि सिक्योरिटी जरूरी नहीं है लाइफ में, पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि करियर ऐसा चुनो कि सिक्योरिटी रहे। और शादी भी यही सब देख के करवाई जाती है कि सिक्योरिटी रहे, हमारी बेटी की सिक्योर रहे वो वहां पे। तो यही सब ट्रेंड चलते आ रहा है और रिलेटिव्स भी यही सिखाते हैं बच्चों को कि करियर ऐसा चुनो कि आपको सिक्योरिटी रहे लाइफ में। तो उनका जैसे सबका माइंडसेट बन जाता है कि हमेशा सिक्योरिटी देख के ही, चाहे कहीं जा रहे हैं तो बुकिंग करके जाए, हर चीज सिक्योरिटी देखते हैं। तो ये चीजें बच्चों में कैसे लाएं धीरे धीरे? नहीं, पहले समझनी पड़ेगी, बच्चों में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि सिक्योरिटी घर वालों ने या समाज ने बचपन से सिखा दी कि होनी चाहिए। प्रश्न है किसकी सिक्योरिटी, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मामला एकदम साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं और मैं अगर इस दुनिया में हूं तो करने के लिए सार्थक काम है काफी, ठीक है? मुझे वो काम करने हैं। जब तक स्वयं मुक्त नहीं हुआ हूं तो अपनी मुक्ति के लिए मुझे काम करना है, और आगे बढ़ता जाऊं मुझे निष्काम काम करना है, ठीक है ना? तो मुझे जितने भी काम करने हैं उन कामों के लिए संसाधन भी चाहिए होते हैं। काम के लिए संसाधन चाहिए होते हैं ना। और अगर आपको कोई काम सचमुच करना है तो आप अपने संसाधन को भी ठीक ठाक और सुरक्षित रखना चाहोगे ना। तो संसाधन की सुरक्षा हम नहीं कह सकते कि जरूरी नहीं है, पर संसाधन की सुरक्षा है। मैं मेरा संसाधन नहीं हूं, मैं अलग हूं, मेरी गाड़ी अलग है। मैं अलग हूं, मेरी गाड़ी अलग है। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, शरीर भी मेरी गाड़ी है। इज्जत भी एक संसाधन है, प्रतिष्ठा रहती है तो कई मामलों में थोड़ी सुविधा हो जाती है। इसीलिए अगर आपका काम खराब करना हो तो बहुत लोग आपको चाहते हैं कि आप समाज में बेइज्जत हो जाओ। आप बेइज्जत हो जाओगे तो लोग आपकी सुनेंगे नहीं आसानी से, तो आप उनसे फिर जो भी बात करना चाहते थे वो बात करना कठिन हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा भी एक संसाधन है। ये सब क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, ये मैं नहीं हूं। दो अलग अलग चीज है, एक है अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना और एक है खुद को सिक्योर करना। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो सिक्योरिटी का प्रश्न है उसमें मूल बात यह है किसकी सिक्योरिटी। मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी कार को है भाई, मैं कार को लॉक लगा दूंगा, मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शरीर को है भाई, मैं शरीर को दवाई दे दूंगा और कपड़ा भी पहना दूंगा। लेकिन अगर मेरी कार किसी वजह से चोरी भी हो गई तो मैं नहीं चोरी हो गया हूं, मैं तब भी सिक्योर हूं। ये दो बातें हैं जो साथ साथ चल रही हैं, समानांतर, दोनों को समझिएगा। पहली बात, इनसिक्योर, वल्नरेबल
जीने का अर्थ ये नहीं है कि मुझे कुछ भी सिक्योर नहीं करना है, मुझे सिक्योर करना है, पर क्या सिक्योर करना है? संसाधन सिक्योर करने हैं। जहां तक मेरी बात है साहब, हमें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कुछ होता रहे, मैं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो मैं है मेरा इतना अनाश्रित है, इतना इंडिपेंडेंट है, पर निर्भरता से इतना मुक्त है कि दुनिया की कोई भी चीज टूटती रहे, ये जो आई है भीतर, इसको ऐसा कर दिया है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो फुली सिक्योर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस। नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या टूट फूट हुई, मेरा कौन सा संसाधन बचा कि चोरी हो गया। ये जो मैं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो मैं तो सुरक्षित हूं सब स्थितियों में, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्थिति क्या है। इसका क्या ये मतलब है कि मैं अपनी गाड़ी में ताला नहीं लगाऊंगा? इसका क्या ये मतलब है कि मैं शरीर को दवाई नहीं दूंगा? इसका ये मतलब है कि वो बैंक में जो मैंने पैसा इकट्ठा कराया किसी बहुत अच्छे काम के लिए, मैं अपना पिन और पासवर्ड और ये सब इधर उधर बांटता फिरूंगा? सिक्योर करो, पर जिस भी चीज को सिक्योर कर रहे हो जान लो कि वो चीज बाहरी है, आपके काम की है, इसलिए आप सिक्योर कर रहे हो। कुछ मेरा है, मैंने उसको करा सिक्योर, मैंने स्वयं को कभी सिक्योर नहीं करा। इसका जो फायदा होता है वो क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपकी फिर कोई भी चीज खराब होती रहे, आप खराब नहीं होते, क्योंकि आपने इन दोनों को अब अलग अलग कर दिया है, डीकपल कर दिया है। मेरा क्या है और मैं कौन हूं, इन दोनों का जोड़ा तोड़ना बहुत जरूरी है। इनको एक कर दिया तो उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, तादात्म्य। ये आइडेंटिफिकेशन मार देता है। ज्यादातर लोग मैं और मेरा में अंतर नहीं कर पाते। उनका मेरा छिन जाए उनको लगता है मैं ही छिन गया, उनका मेरा टूट जाए उनको लगता है मैं ही टूट गया। समझ में आ रही बात? तो कुछ अगर टूटा तो मेरा टूटा, मैं नहीं टूटा। घुटना भी टूट गया तो घुटना टूट गया, मैं नहीं टूट गया। घर टूट गया तो घर टूट गया, मैं नहीं टूट गया। तो फिर सिक्योर भी मैं करूंगा तो घुटने को करूंगा और घर को करूंगा, खुद को सिक्योर नहीं करूंगा। मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि और जो चीजें हैं उनकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल होती है। अभी यहां दिख नहीं रहे हैं पर यहां भी होंगे सिक्योरिटी वाले, यहां भी। क्यों नहीं है भाई आज? समझ में आ रही है बात? ये किसकी सिक्योरिटी, किसकी, सारा सब। और जब आपको पता होता है आप और आपके विषय, आपकी चीजें, आपके संसाधन एक ही बात नहीं है, अलग अलग है, तो फिर आपका अगर कुछ छिन भी जाता है तो आपके रुतबे में फर्क नहीं आता। आपकी फकीरी में भी फिर बादशाहत रह जाती है। आप नंगे भी हो गए तो आप नंगे बादशाह हो। हमारा थोड़ी कुछ छिना है, जो छिना है वो सारा बाहरी था। हम एकदम भीतर बैठे हैं अपनी हस्ती के, हमारा कुछ नहीं चला गया। समझ में आ रही बात? ये तो जो आपकी बॉटम लाइन है ना, जो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो भी इतना बढ़िया रहता है कि आप कहते हो कि अच्छे से अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन बुरे से बुरा भी हो गया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ गया। क्योंकि अगर बिगड़ा भी है तो किन चीजों का बिगड़ा है? बाहर वाली चीजों का बिगड़ा है। मैं तो ठीक हूं ना। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि घर में ताला नहीं लगाना है, ये तो इनसिक्योरिटी की निशानी है। ना ना ना, अध्यात्म का मतलब है घर में लगा लो ताला, अगर आपकी बुद्धि बोलती है ताला लगाने की जरूरत है। लेकिन ताला टूट भी जाए, घर भी टूट जाए तो भी आप नहीं टूट गए, ये कहलाती है सिक्योरिटी। तो पहली बात, ताला लगाऊंगा, मूर्ख बनना अध्यात्म नहीं होता। ताला लगाने की जरूरत है तो ताला लगेगा,
लेकिन आध्यात्मिक आदमी कहता है कि ताला टूट जाए, दुनिया टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, तो भी मैं नहीं टूट गया। ये होती है इनर सिक्योरिटी। समझ में आ रही है बात? ये नहीं करना है कि कहीं पता है कि कोई जगह है वहां पे एक से एक आपराधिक वारदातें होती रहती हैं, और उसके बाद भी कहें कि नहीं देखो हमें पता चला है कि वल्नरेबल जीना चाहिए। बैठ गए थे मंच पे और बक रहे थे ना इतना, क्या क्या तो बोल गए थे वो, इनसिक्योरिटी, इनसेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी, पूरी डिक्शनरी सुना गए एक बार में, तो एकदम जोश खा गए। और कल 31 है तो 31 की रात को निकल पड़े कि हम जा रहे हैं वल्नरेबल होने। और 31 की रात दिल्ली का इलाका मौजा ही मौजा, एक से एक घूम रहे हैं। और उसके बाद का ये इसने मरवा दिया आचार्य ने। यही बहुत पाठ पढ़ा रहा था कि लिव अ वल्नरेबल लाइफ। अब हर जगह से वल्नरेबिलिटी कराह रही है। ये नहीं है। आप आपका शरीर नहीं हो। आप अजर अमर हो सकते हो, आप अक्षय हो सकते हो, आप अटूट अडिग अडोल हो सकते हो। शरीर क्या है? शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो शत विक्षत हो जाएगा। तो इसको सिक्योरिटी की जरूरत है। भाई दे दो, अगर काम कराना है तो दे दो, काम नहीं कराना तो छोड़ दो, फिर जाके कहीं पड़ जाओ और चीलों को भेज दो न्योता, आ जाओ नोच लो। और अगर अभी जिंदगी में सोचते हो कि कुछ काम बाकी है तो शरीर बचा के रख लो। ऐसा थोड़ी करोगे कि यात्रा पे निकले हो और बीच में ही अपनी गाड़ी को हथौड़ा लेके पीटने लगे। गाड़ी आपकी है, आप बिल्कुल पीट सकते हो, आपके अधिकार की बात है, पर फिर आगे की यात्रा का मत सोचना। तो अभी अगर आपकी यात्रा शेष हो तो गाड़ी की सुरक्षा कर लो भाई। समझ में आ रही बात? जिसको टूट फूट हो सकती है उसको दे दो सुरक्षा, लेकिन जहां तक हम हैं हम ऐसे हो जाएं कि हम में किसी टूट फूट की कोई संभावना बचे ही नहीं। हमें ऐसा होना है। और वो आप तभी हो सकते हैं जब आप उन विषयों से तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन हटा दें जो टूट सकते हैं। जो कुछ टूट सकता है अगर आप वही बन जाएंगे, आप कह देंगे कि मैं कौन हूं, मैं देह हूं, आई एम द बॉडी, अहम देहास्मि, तो बॉडी की टूट क्या बन जाएगी? आपकी टूट बन जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो बच्चों को हमें कहना है, देखो कुछ भी टूट गया, हम कोशिश करेंगे अगली बार ना टूटे, हो सकेगा तो उसकी मरम्मत कर लेंगे। क्यों टूट गया विचार करेंगे, देखेंगे आगे कैसे करना है। लेकिन कुछ टूटा कि नहीं टूटा, एक बात पक्की है, हम नहीं टूटे। हम नहीं टूटे हैं। सब कुछ टूट जाएगा तो भी अगर हम कह पाने की हालत में होंगे तो हम यही बोलेंगे, क्या हम थोड़ी टूटे हैं, हम थोड़ी टूटे हैं। और ऐसे आदमी पर ना जिंदगी भी फिदा हो जाती है, जिसका सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा हो और उसके बीच में वो क्या बोल रहा है, और खुद भी टूटा बिखरा है, मतलब शरीर से, मुंह भी टूट गया है और टूटे हुए मुंह से क्या बोल रहा है, मौज है। खुल भी नहीं रहा है, जबड़ा भी टूट गया है और टूटे हुए जबड़े से भी क्या बोल रहा है, मौज। ये चेहरा खूबसूरत होता है, ये अपने टूटे हुए जबड़े के साथ भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती इसको बोलते हैं। वो थोड़े ही कि भीतर ही भीतर कलप रहे हैं और कोई मिल गया पूछ रहा है, हाँ जी साहब कैसे, तो क्या बोल रहे हैं, और जी मौज है। ना इसकी मौज है, न ये आदमी किसी काम का है, झूठा। जब चारों तरफ सब अस्त व्यस्त ध्वस्त पड़ा हो
साफ दिख रहा हो, दुनिया कह रही हो कि आदमी बर्बाद हो गया, और आप उस सारी बर्बादी तबाही के बीच में भी मुस्कुरा सको, तब मैं कह रहा हूं जिंदगी खुद फिदा होती है आप पर। इसे सिक्योरिटी बोलते हैं। सब कुछ नष्ट हो गया है लेकिन हमारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यह सिक्योरिटी बच्चों को बतानी। बच्चों को कैसे बताओगे? तेरा कद छोटा है, लाइन में सबसे आगे लगना पड़ता है असेंबली में, तो पीछे से सब रहते हैं, मुझे तो कोई दिखता नहीं, उनको मैं दिखता हूं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, सर पे टप्पी मारते हैं, और मैं सबसे आगे रहता हूं, तो टीचर्स भी किसको ही देखती हैं? मुझे ही देखती हैं। बेटा तेरा कद छोटा है, तू छोटा नहीं है। ये सिक्योरिटी है। तेरे मार्क्स कम है, तुझमें कमी नहीं है। ये जोड़ा तोड़ना बहुत जरूरी है अहम और मम के बीच में। बात समझ में आ रही है? हम उल्टा करते हैं, हम जोड़ा जोड़ देते हैं। बेटा मुझे तेरी परफॉर्मेंस बहुत नापसंद है, मुझे तू नहीं नापसंद है। ये बोल पाने वाले मां बाप होते नहीं। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं तू मेरे प्यार का हकदार तभी बनेगा जब कम से कम 95% लेके आएगा। ये आपने मार डाला उसको। ये है इनसिक्योरिटी। आपने जोड़ दिया दो ऐसी चीजों को जो जुड़नी नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? ये मैं तुमसे दो तलों पे बात करूंगा। एक जो तुम बने बैठे हो, अहंकार तुम्हारा। दूसरा जो तुम सचमुच हो। और दोनों बातें करनी पड़ती हैं ना। जैसे कि आप किसी नाटक प्ले के डायरेक्टर हो और आपके सामने एक एक्टर है, आप उससे दो तलों पे बात करते हो। एक जो किरदार है और दूसरा जो व्यक्ति है। आप दोनों बातें करोगे उससे। वो हो सकता है व्यक्ति बहुत अच्छा हो लेकिन अभिनय बहुत खराब कर रहा हो, तो आप उसको ये बोलोगे ना कि तेरा अभिनय खराब है, ये बोलोगे तू बंदा खराब है? तेरा अभिनय खराब है या तू बंदा खराब है? हाँ, ये डीकपलिंग बहुत जरूरी है। ये सिक्योरिटी है। मैं तेरे खराब अभिनय को किसी हालत में अच्छा नहीं बोलूंगा। मैं बाप हूं तेरा या मैं मां हूं तेरी। इसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ तुझ में त्रुटिपूर्ण है उसको भी कह दूं बहुत अच्छा। अगर तेरा अभिनय खराब है तो बोलूंगा खराब है, सुधर, मेहनत कर, अभ्यास कर। और साथ ही साथ चूंकि मैं अभिभावक हूं, और अभिभावक का अर्थ होता है श्रेष्ठ होना, वो होना जो किसी दूसरे को बड़ा करने की, परिपक्व करने की पात्रता, क्षमता रखता हो, तो मैं स्वयं कभी ये भूलूंगा नहीं या भूलूंगी नहीं कि तुम जो कुछ भी अभी कर रहे हो, तुम्हारी सच्चाई उससे बहुत अलग और बहुत ऊंची है। दो तरह की गलतियां अभिभावक कर देते हैं। एक वो होते हैं जो अभिनय की सारी खोटों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये कह के कि ये तो मेरा लाडला है कि लाडली है, इसमें कोई खोट हो कैसे सकती है। तो उसने कुछ भी कर रखा हो, कुछ कितना भी कोई खराबी हो उसके काम में, किरदार में, वो क्या बोल देंगे? सब बढ़िया है, हम धृतराष्ट्र हैं, सब बढ़िया है दुर्योधन में। एक ये गड़बड़ होती है। और दूसरी गड़बड़ क्या होती है कि बच्चे को इतना धक्का मारा, इतना धक्का मारा कि उससे कह दिया कि देखो तुम्हें किसी भी तभी देंगे जब तुम क्लास में टॉप करोगे। तुमने उसकी हस्ती को ही जोड़ दिया उसके परफॉर्मेंस से। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब है, हम तुम्हारे मुंह पे बताएंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब है। तुम डांट के अधिकारी हो, हम तुम्हें डांट भी देंगे।
तुमने जो कुछ भी गलत कर रखा है वो सब हम बताएंगे, और सब बताने के बाद हम कहेंगे एंड आई स्टिल लव यू। ये सिक्योरिटी होती है। तुम में जो कुछ बर्बाद हो सकता है हमने तुम्हें बता दिया, औलाद हो हमारी, तुमसे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक। और सब बताने के बाद कहेंगे ये सब ठीक है, उसके बाद भी हम तुम्हें अपने प्रेम से बेदखल नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल दिस आई स्टिल लव यू। ये सिक्योरिटी होती है, ये बच्चों को सिखानी होती है। न तो ये करा कि उनकी सारी हरकतें और कमियां नजरअंदाज कर दी, ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने बच्चे के बहुत आप सख्त निर्णेता बनिए, अ वेरी स्ट्रिक्ट जज। उसकी छोटी से छोटी कमी भी उसको बताइए। जैसे जैसे प्ले का एक डायरेक्टर होता है, वो अपने अभिनेताओं को घिस घिस करके मांझता है, चमकाता है। वैसे ही अभिभावक का ये फर्ज है कि जहां कहीं छोटी भी त्रुटि देखे उसको एक सही तरीके से, परिपक्व तरीके से बच्चे को बताए, सुधारने में मदद करे। लेकिन जब आप उसकी छोटी त्रुटियां बताएंगे तो आपको कितनी त्रुटियां दिखाई देंगी? इतनी सारी। जब इतनी सारी आप उसको त्रुटियां बता दें तो सारी उसकी कमियां बताने के बाद कहिएगा एंड आफ्टर ऑल दीज मिस्टेक्स आई स्टिल लव यू। None of that has a bearing on who I am to you or who you are to me. Irrespective of all your follies, बोलिए I still love you. और ये बात बच्चे को बोलनी है। ये जो मैंने बात बोली ये 25, 30, 35 साल वालों पे लागू नहीं होती। समझ में आ रही है बात? फिर से पूछ रहा हूं, क्या मतलब है आंतरिक सुरक्षा का? आंतरिक सुरक्षा का यह मतलब होता है, बाहर अगर मैं सब कुछ सिक्योर रख पाया बहुत अच्छी बात, कोशिश तो मेरी यही है कि बाहर भी सिक्योर रखूं, और बाहर मैं जो चीजें सुरक्षित सिक्योर रखना चाह रहा हूं उनको किसी भले और ऊंचे उद्देश्य के लिए रखना चाह रहा हूं। समझ में? बाहर मैं जो कुछ सिक्योर करना चाह रहा हूं यूं ही नहीं सिक्योर कर रहा, मेरे पास एक ढंग का मकसद है, उसके लिए कर रहा हूं। तो कोशिश यही है कि बाहर सिक्योर हो जाए सब। लेकिन अगर बाहर सिक्योर नहीं भी हो पाया, सब बर्बाद भी हो गया, तो भी बोलिए हमारा कुछ नहीं जाता। हम जब जीते हैं तब तो हम जीते ही हैं, जब हम हारे हैं हम तब भी जीते हैं। यह सिक्योरिटी कहलाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं जीतने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बाहर भी जीतने की कोशिश करूंगा, पर बाहर अगर मैं हार गया तो भी भीतर से तो मैं सदा जीता हुआ ही रहूंगा। यह सिक्योरिटी कहलाती है। आचार्य जी, बच्चे जैसे बाहर की चीजों से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, पार्टीज करते हैं लोग, या बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको ये सब चीजें भी जब हम कितना भी बोले तो बोलते हैं कि इसे बोलने की बात है, ऐसा नहीं होता है, बाहर ये सब ट्रेंड है। तो ये चीजें हमको देखते तो थोड़ा बहुत समझेंगे, पर बाहर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उनको ये सब चीजें कैसे सिखाएंगे? देखिए, बात डिस्ट्रैक्शन की नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शन तो तब है ना जब पहले भीतर कोई ट्रैक हो। Distraction assumes that first of all there is a suitable, proper, befitting track all set, already set within. वो होता नहीं है ना, वो distraction नहीं है। That is the only track they have to go to. डिस से क्या आशय होता है कि सही रास्ते से पथ भ्रमित हो गए। पथ भ्रमित होने की बात ही तब आती है जब पहले पथ हो तो सही। वो भ्रमित थोड़ी है, उनको तो वही पथ मिला है। अब आप बताइए, आपने सही पथ दिया भी है? आप बोलते हो डिविएट हो गया। डिविएशन की बात तो तब आती है ना जब पहले कोई हाईवे हो, कोई मेन रोड हो,
हम डिविएट कहाँ होते हैं? कहाँ से? कोई डिविएशन ही नहीं है, वही उनके हाईवे है, वो तो उसी पे चल रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हॉल ऐसे ही नहीं भरा हुआ है, ये बहुत आकर्षक होता है। डिस्ट्रैक्ट होके दिखाएं, होके दिखाएं, और किसी बाहर वाले को बताएंगे, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ये चल क्या रहा था। आप एक बार कल्पना करो, आप यहाँ से बाहर निकलो और इधर उधर के बताओ कि हम अभी यहाँ पर जब तक जीऊं भजन भक्ति करूं। रियली डूड, आई मीन, इज दिस फॉर रियल? ऐसे ही बोलते हैं, कोई नहीं समझेगा। और वो डूड आप भी हो सकते हो, 3-4 साल पहले आप भी ऐसे ही थे। कोई आपसे बोलता ये करके आ रहे हैं, बाहर ज्ञान रहे सिपाही, भीतर भक्ति अधिकाई। माय गॉड, आई मीन दैट्स रियली रेट्रो। और जो लोग नए हैं या कभी कभार ही आते हैं, एक आध बार आ गए, उनको भी ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ऐसे देखते हैं। मुझे कम देखते हैं, आसपास और लोग ज्यादा देखते हैं। देखा, चिड़ियाघर टाइप माहौल है। कोई हो के दिखाए ना डिस्ट्रैक्ट, नहीं होंगे, क्योंकि ये सबसे आकर्षक चीज होती है। ये जो खींचता है, इसकी ताकत अतुल्य है। एक बार जिसको ये लग गया, वो फिर राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। इससे हटने के बाद फिर जीने का मन नहीं करता। जिसको एक बार राम की सुगंध भी आ गई, उसको फिर वहां से हटा दो तो राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। उसको फिर अगर जबरदस्ती जिंदा रखोगे तो वो पागल हो जाएगा, बावरा हो जाएगा। ये मत कहिए कि बच्चा भटक गया है। ये बताइए, आपने उसे सबसे पहले सही रास्ता बताया ही कब था? सही रास्ता हो, उससे वो विमुख हो, तो हम बात करें। उसके कोई रास्ता ही नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं माँ बाप, वो इधर उधर कहीं भी निकल जाता है, फिर कहते हो बहक गया। बहक क्या गया? तुम किसी को पैदा करके ऐसे ही दुनिया के मैदान में छोड़ देते हो, उसको जो रास्ता मिला वो बेचारा ले लेता है। नज्म था ना कि तेरे दिल से निकाले हम, कहां भटके कहां पहुंचे। तो वैसे ही है, तेरे जिस्म से निकाले हम। माँ बाप से बच्चे सारे यही बोलते हैं, कहां भटके कहां पहुंचे। तुमने तो जिस्म से निकाल के छोड़ दिया कि जा बेटा जी। अब वो भटकते भटकते कहीं भी पहुंच सकता है। तुमने उसे कौन सा रास्ता दिया था कि जिसपे वो चल पाए? और जो रास्ते तुमने दिए वो चलने लायक नहीं, वही रास्ते दे दिए आपने जिन रास्तों पे आप चले थे। वो आपका मुंह देखता है, बोलता है उस रास्ते पे चलो तुम्हारे ऐसा बन जाऊंगा। आप कहते हो जी, तो कहता है ठीक है, कोई भी रास्ता चलेगा, एक ये तो नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ भी चलेगा, क्योंकि कुछ भी बन जाए तुम्हारे जैसा तो नहीं बनना। ये दीजिए बच्चों को। और अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आप बोल रहे हो कि पार्टी वगैरह में उसको बहुत मज़ा आने लगा है, तो माने इतनी उम्र उसकी हो गई है कि आप उसको यहाँ भी ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। ऐसा नहीं समझ में आएगा। और मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, किसी और का क्या लूँ। मुझे तो आने लगा था। अब मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, कुछ विशेष नहीं। मुझे आ सकता है तो किसी भी बच्चे को आ सकता है। नहीं दोगे उसको ये, तो फिर शिकायत मत करना कि यहाँ चला गया वहाँ चल गया। किसी भी चीज़ में वो मज़े मान सकता है, वो किसी भी चीज़ में अब मज़े मानेगा। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था। आपको पता है भारत में जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप हैरान रह जाओगे। उसका 90% टारगेटेड है
25 साल से कम उम्र वालों में। मैं इसको हैरानी की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अर्निंग पोटेंशियल 25 साल वालों से ज्यादा में होता है। अर्निंग आप आमतौर पे 25 की उम्र के बाद शुरू करते हो, लेकिन जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं वो अधिकांशतः 10 की उम्र से 25 की उम्र वालों को दिए जा रहे हैं। और इतने विज्ञापन अगर दिए जा रहे हैं तो विज्ञापनदाता बेवकूफ नहीं है, उसको अपने एडवर्टाइजिंग पर रिटर्न मिल रहा है, उसको मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा ये जो टीनेज लोग हैं और जो ये 20s वाले लोग हैं, इनको टारगेट कर रहा है। और इनको टारगेट करके जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो ज्यादातर किसी वैल्यू एडिशन के बिना चल रही हैं। बिजनेस चल रहा है बिना कोई वैल्यू प्रोवाइड कराए, क्योंकि वैल्यू की परिभाषा ही उस टीनेजर को उसके माँ बाप ने, शिक्षा ने, समाज ने सिखाई ही नहीं है। तो वो सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है जिसमें वैल्यू एडिशन जीरो है। और वो बिजनेसेस बिल्कुल समृद्ध हैं, फ्लरिश, प्रॉस्पर कर रहे हैं। खरीदार में, कंज्यूमर में ये अक्ल ही नहीं है कि पूछे कि तुम्हारे इस प्रोडक्ट से मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या हुआ, मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन विज्ञापन दिखा दिखा के माल बिकवा दिया, सर्विस बिकवा दी, आईपीओ भी आ गया, प्रमोटर्स मालदार भी हो गए, सब कुछ, सब चल रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद है क्योंकि हमारे घर बर्बाद हैं। भारत पूरा देश ही क्या है, एक कंजम्पशन का, एक लो एंड कंजम्पशन का हब है ना। और क्या है हमारा देश? हम इनोवेशन के हब हैं, हम क्रिएशन के हब हैं। सस्ता माल जहां बिकता है और कंज्यूम होता है, उस देश का नाम भारत हो गया है। यहां तक कि जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी हैं, उनको जब कोई नया सस्ता घटिया माल इंट्रोड्यूस करना होता है, सबसे पहले भारत में करते हैं। और जो कुछ भी हाई एंड होता है, वो टेस्ला आ गया क्या भारत? चीन में कब से है? चीन बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। क्योंकि वैल्यू की हमको परिभाषा ही नहीं पता ना। और जवान देश है भारत, तो बहुत बड़ी आबादी, ज्यादातर आबादी क्या है? यही 25-30 से कम उम्र की। तो ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको घटिया माल बेचा जा रहा है। ये बहुत बड़ा मार्केट है, बस इसको लो एंड गुड्स और सर्विसेज बेचते चलो, जिससे जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना है। लोग खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे। वो पार्टी कर नहीं रहा, पार्टी भी उसको बेची जाती है विज्ञापन दिखा दिखा के। आप किसी बच्चे को पार्टी नाम का कॉन्सेप्ट सेल मत करिए, फिर मुझे दिखाइए कि वो कैसे करेगा। करेगा, लेकिन फिर वो पार्टी दूसरे तरह की होगी। पार्टी तो, मौज तो संतों ने भी करी है, पार्टियां उनकी भी होती हैं, पर वो अलग तरह की होती हैं। बात को समझ रहे हो आप? जो असली चीज है वो आप बच्चे तक आने नहीं दोगे, तो वो बाजार की रोशनियों और चकाचौंध और विज्ञापनों का शिकार क्यों नहीं होगा? बताओ ना मुझको। उसके पास एक मन है और अहम चाहता है कि मन में कुछ आए। मन सोखते की तरह, स्पॉन्ज की तरह तैयार बैठा हुआ है, बाहर से कुछ ले 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 ले। कोई उसे आप सही चीज, सदवस्तु तो दे नहीं पा रहे हो माँ बाप होने के नाते, तो जो कुछ भी सड़ा गला हो सकता है वो उसको सोखता चलता है। और सही चीज आप क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप खुद ही सही चीज की कदर नहीं करते हो।
जो खुद कद्र करने लगते हैं उनके बच्चों तक भी वो सही चीज पहुंच जाती है। अभी सत्र समाप्त होगा, उसके बाद आप देखिएगा लोग आते हैं जब अपनी बात, अपना भाव, अपनी सीख शेयर करने, तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे स्क्रीन खुलेगी, स्क्रीन के सामने पिताजी बैठे हैं, फिर बोलेंगे सुनो तुम भी आओ, तो यहाँ माता जी आ जाएंगी, फिर एक बच्चा आ जाएगा, फिर दूसरा बच्चा, आप तक आ गया तो बच्चे तक भी आ जाता है ना। देखा है आपने कितने घरों से कई अभिभावक बोलते हैं आओ आओ तुम भी आओ, और वो बच्चा आ जाएगा, वो पूरा समझ भी नहीं पा रहा, पर वो आके वहां आत्मज्ञान के पलकाक्ष में गंदे कलम छब त्याग दो। हंसने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं गाएगा तो वो आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू। समझ में आ रही बात? वो क्यों गा रहा है बच्चा? वो क्यों गा रहा है? क्योंकि माँ बाप गा रहे हैं। आप सुधरो तो बच्चा सुधरे कुछ, और आप नहीं सुधरो तो जैसे आप दुनिया को भोगने को आतुर हो, बच्चा भी दुनिया को भोगने को आतुर है। आप अपने तरीके से भोग रहे हो, बच्चा अपने तरीके से भोगेगा। माँ अगर किटी पार्टी कर रही है, बच्चा रेव पार्टी कर रहा है, तो शिकायत क्यों? दोनों अपने अपने तरीके से पार्टी कर रहे हैं भाई। दुनिया भर में कहीं भी कुछ हो रहा हो अनर्गल, हम क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते कि उसका कारण परिवार है? कम से कम भारत देश जैसे देशों में तो बच्चा घर में रहता है 20-25 साल, और निकलता भी है अगर घर से तो भी 15-17 से पहले तो नहीं निकलता। एक आध 2-4% होंगे जो बचपन से बोर्डिंग में भेज देते हैं, नहीं तो भारत में तो 30-35 साल वाले भी घर में ही पाए जाते हैं। तो वो अब जैसा भी बन के निकला है, वो चीज, वो बीमारी उसको कहां से मिली? क्यों नहीं मानते हम इस बात को? सब मूर्खताएं, सब बीमारियां उसमें घर के अलावा और कहां से आ रही हैं बता दो? कहीं नहीं, घर से नहीं आ रही, टीवी से आ रही हैं। अच्छा, टीवी अपने आप उछल के आया था, दीवार पे टंग गया था? टीवी घर वाले ही तो खरीद के लाए थे। पैसा बच्चे ने दिया था। नई पीढ़ी तो एक तरह से बेचारी शिकार है पुरानी पीढ़ी की सब मूर्खताओं का। अब ये बात मैं पुरानी पीढ़ी पर भी बोल सकता हूं, तो बहुत बोलने से फायदा नहीं, हमें तो ये देखना है कि मूर्खता समाप्त कैसे करें। मूर्खता ऐसे समाप्त होती है। और जब एक किशोर लड़के को कोई नचिकेता जैसा मिलता है, जब एक किशोर लड़की को कोई जॉन ऑफ आर्क जैसा मिलता है, तो ये सब 2 कौड़ी के ड्रग्स और ये सब बिल्कुल दिमाग से उतर जाता है। फूहड़ लगने लगता है, ये सब घूम रहे हैं 2 टके के, क्या दम, क्या है इनमें? दम क्या है? दम कुछ नहीं है, जिंदगी के आगे थोड़ी खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये तब पता चलता है ना जब उनसे परिचय करवाया जाए जो सचमुच जिंदगी के आगे खड़े हुए। जब आप अपने बच्चे को नचिकेता से मिलवाते और कहते हो ये नचिकेता, और हमें बताया जाता है कि साहब इसकी उम्र तो ऐसे ही थी, कोई कहता 8, कोई 12, कोई 15, इससे ऊपर तो ले ही नहीं जा पाते। वैसे ही अष्टावक्र,
कि राजा आए थे, राजा कम से कम 40-50 के रहे होंगे। ये अष्टावक्र, इनको कहते हैं, ये किशोर ही थे, टीनेजर ही थे, और देखो ये क्या बोल रहे हैं, रियली पॉप। तब कुछ मजा आएगा ना, उसकी भी थोड़ी नींद टूटेगी, कहेगा अब कुछ नया सा हो रहा है, देखें तो क्या बात हो रही है। इनसे कहाँ हम मिलने पाते हैं। तो फिर वो जा करके ये जो रैपर्स होते हैं, ये नहीं घूम रहे होते हैं ढीली बैगी वाले, वो इनको अपना आदर्श बना लेता है। फिर हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट हुआ है क्या? आपकी लड़की अगर बारबी को आदर्श बना रही है तो मुझे ये तो बताओ कि जोन ऑफ आर्क से आपने उसको मिलवाया कब? मैडोना भी है और मारी क्यूरी भी है। वो मैडोना को आदर्श बना रही है तो बता दो आपने मारी से उसको मिलवाया कब? कब मिलवाया बताओ तो। नहीं मिलवा देंगे, पर ये आपने नाम क्या बताया? मैंने कभी सुना नहीं पहले। डिड यू से मैरी? आई मीन MARY वाली मैरी? दीदी पहले खुद तो पढ़ लो, बच्ची की फिक्र तो बाद में होगी। फिर बता देता हूं, सच्चाई से, ऊंचाई से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं होता। हम पैदा ही हुए हैं उन ऊंचाइयों से प्रेम करने के लिए। तो अगर किसी को आप पाएं कि उसे गड्ढे और तलहटी और पाताल पसंद आ रहा है, तो उसकी वजह बस ये है कि उसकी आंखों को कभी ऊंचाइयां देखने ही नहीं दी गई। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि किसी को गड्ढे और गटर और पाताल पसंद आए, हो ही नहीं सकता। और एक बार कोई अगर गहरे गटर में भी धंसा हुआ है ना, एक बार उसको दिखा दो ऊपर वो शिखर की सुंदरता, वो खुद कहेगा कि ये कहां फंस गया मैं, मुझे वहां जाने दो। प्यार से ज्यादा बड़ी कोई ताकत होती है क्या? सच में शिखर में कुछ ऐसा होता है सौंदर्य कि आपको प्यार हो जाता है उससे, और वो प्यार बहुत हौसला देता है, बहुत ताकत देता है। आप गिरते पड़ते भी चढ़ते रहते हो, आप कहते हो वहां तक जाना है, वहां जाना है। कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, प्रेम है। खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। गुरु दीना माल खजाना, गुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, राखो जुगत लगाई। पावरती घटने नहीं पावे, पावरती घटने नहीं पावे। दिन दिन होत सवाई, दिन दिन होत सवाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की माला पहनो, क्षमाशील की
माला पहनो, ज्ञान वस्त्र लगाए, ज्ञान वस्त्र लगाए, दया की टोपी सिर पर दे के, दया की टोपी सिर पर दे के, और अधिक बन आई, और अधिक बन आई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। मेरा नाम चारुल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आचार्य जी से YouTube के माध्यम से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और लाइव सत्रों से मैं 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और सुनने के बाद पहले भी जो हम सोचा करते थे या जो विचार हमें आते थे वो हम उनको कभी शब्द नहीं दे पाते थे, और मैं कभी कुछ उस तरह की बात बोल नहीं पाती थी, या इतनी शक्ति नहीं थी या इतना साहस नहीं था कि मैं अपनी बातों को कह सकूं। पर जब से आचार्य जी के साथ जुड़ना हुआ है और ये लाइव सत्रों से जुड़ना हुआ है, तब से बहुत जीवन में क्लैरिटी आई है और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत और इतना साहस मैं महसूस करती हूँ कि मैं अपनी बात को कह पाती हूँ कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। और फिर आचार्य जी से ये सीखा, कल की सीख में भी हमने ये सीखा कि हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस काम को हम क्यों कर रहे हैं। पहले हम बस एक कल्ट को फॉलो करते थे कि हाँ ये काम होता है तो हमें करना है, वो पिछले ने किया है तो हमें भी करना है, अगर ए जा रहा है तो बी भी जाएगा, सी भी जाएगा। अब हम पूछते हैं कि हमें क्यों करना है ये काम, और हमें समय को किस तरह से नियोजित करना है कि हम उसमें से बेस्ट पार्ट निकाल सकें। ये और आज की सीख से, आज के सेशन से भी ये पता चल, आज के सेशन में सबसे अच्छी बात ये कि आचार्य जी ने आज शिक्षा के बारे में बताया कि शिक्षा सिर्फ किताबों को पढ़ने से और सिर्फ किसी करिकुलम को फॉलो करने से नहीं आएगी। हम इंजीनियरिंग कर लें या डॉक्टरेट कर लें या व्हाटएवर कोई भी हमने कोर्स किया है, MA BA कुछ भी किया है, तो उसका एक करिकुलम हमें शिक्षित नहीं करता, बल्कि हमें जीवन से शिक्षा लेनी है, जो किताबों में जिसने बोला है और जो बोला है हमको उसको सीखना है, ना कि उस व्यक्ति के बारे में सीखना है। मेरे पाछे पछता